सो गाइज लास्ट टाइम वी हैव स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट. अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज कस्टमर सप्लायर एंड प्रोसेसेस. सो देर इज़ नथिंग मच टू डिस्कस इन टॉपिक नंबर 1.6. एज यू कैन सी, कस्टमर कौन होगा वी ऑल नो, सप्लायर कौन रहेंगे एंड प्रोसेसेस क्या रहेंगे. नाउ सप्लायर, अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, सो इट डजेंट मीन्स कि सप्लायर इज़ द वन जो पूरा सॉफ्टवेयर मुझे बना के दे रहा है. जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनके लिए भी दूसरे सप्लायर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ सपोज, लेकिन क्लाउड सपोर्ट के लिए मैं कोई दूसरे सप्लायर का हेल्प लूँगा. डिज़ाइनिंग के लिए आई माइट टेक समवन एल्स हेल्प, और फॉर क्रिएटिंग अ मोबाइल ऐप आई माइट टेक सम अदर कंपनीज हेल्प. तो मैं मोस्ट ऑफ कंपनीज जो है वो अब एक प्रोजेक्ट लेने के बाद उसमें के बहुत सारे टास्क को वो लोग आउटसोर्स कर देते हैं. लाइक अगर मुझे अपने एप्लीकेशन में अगर पेमेंट गेटवे डालना है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, सो विल बी टेकिंग दी हेल्प ऑफ पेमेंट गेटवेज. सो पेमेंट गेटवेज क्या है? आपके सप्लायर है जो आपको पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर है. और ये सबको कंसोलिडेट करके आपको कोई तो एक बेचेगा. जैसे आप देख लो कि हम लोग के पास लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप के अंदर जो स्क्रीन है वो कहीं और से आएगा. इसका जो सर्किट बोर्ड है, मदर बोर्ड है, चिप्स आईसीज जो है वो कहीं और से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोई और बना रहा है, बराबर है. और ये सब असेंबल कोई एक प्लेस से हो रहा है और कोई एक कंपनी का टैग लग के आपको वो हैंड ओवर हो रहा है. तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे होता है. वी हैव डिफरेंट सप्लायर्स. तो एक सॉफ्टवेयर पूरा बनने के लिए उसमें मल्टीपल सप्लायर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर मुझे अपना काम अगर फास्टर करना है, कोई एक कस्टमर ने मुझे अगर कोई एक प्रोजेक्ट दिया है, तो वो टाइम पे मैं बेसिकली जो जो काम में मैं एक्सपर्ट हूँ वो टास्क मैं रखूँगा, और बाकी के जो टास्क है उसको मैं आउटसोर्स कर दूँगा. सो दैट इन लेस टाइम वो टास्क जो कोई दूसरे एक्सपर्ट्स है वो मुझे करके दे दे, जिससे उसमें एरर्स कम आए, बग्स कम आए, एंड ऑन टाइम वो चीज़ें कंप्लीट हो पाए. सो क्लाइंट कौन रहेंगे या कस्टमर्स कौन रहेंगे? जो आपके पास से या तो वो आपका सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ले रहे हैं या उसको बाई कर रहे हैं पूरा, है ना, और परचेस कर रहे हैं. सो इसमें गुड्स सर्विसेज हर कुछ आ सकता है, बराबर है. तो अगर मैं यहाँ पे MS टीम यूज़ कर रहा हूँ, सो दिस इज अ सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट अगेंस्ट विच आई एम पेइंग टू देम, बराबर है. सो कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई एक आइडिया हो सकता है, जो सप्लायर या वेंडर्स जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के थ्रू इन एक्सचेंज ऑफ मनी दे प्रोवाइड यू दैट स्पेसिफिक पार्ट. सो कंप्लीट कोई एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर सकता है या फिर ओनली प्रोवाइड्स यू सम सर्विस. सो जैसे अगर आप देखेंगे कि हम लोग MS टीम गूगल मीट यूज़ करेंगे या फिर जीमेल यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको कंपनी के साइड से सर्टन एक स्पेसिफिक आपका कस्टमाइज ईमेल एड्रेस मिल रहा है. सो दैट इज़ अ सर्विस जो कोई एक आपको प्रोवाइड कर रहा है. इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कंज्यूमर और एंड यूज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपने कोई भी सॉफ्टवेयर की हम लोग आई मीन जब अगर हम एंड्रॉयड रिलीज़ होता है ना, तो आपने बहुत बार देखा रहेगा कि एंड्रॉयड में आपको उसका एक बीटा वर्जन मिलता है. बीटा वर्जन का मतलब होता है कि जब अगर हम लोगों का एक्चुअल एंड्रॉयड जो रिलीज़ होगा उसके पहले उसका एक बीटा वर्जन रहता है. सो प्रीवियस एंड्रॉयड से जो यूज़र्स है उनके कंपैरिजन में वो कितना प्रॉपर है नहीं है, वो सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं, राइट. सो वो हम लोग यहाँ से देख सकते. वी हैव कंज्यूमर्स एंड यूज़र्स जो है वो ये बीटा वर्जन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. सो कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑफिशियल वर्जन लॉन्च करने के पहले हम लोग उसका बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं. और उसके आगे अगर आप देखेंगे, द एंटायर टेस्टिंग रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूज़र फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस साइड. प्रोडक्ट मतलब एक कस्टमाइज कोई एक सॉफ्टवेयर या आइडिया पे आप डेवलप कर रहे हैं जो कंज्यूमर के पास है, उसके बेस के ऊपर आप उसको बना के दे रहे हैं. या सर्विस, एज नेम सजेस्ट, बहुत सिंपल है. टेस्टिंग इज डन टू गिव कॉन्फिडेंस टू अ कस्टमर अबाउट द रिलायबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन. अब टेस्टिंग जो होता है, मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने टेस्ट किया और आप मान लो कि इट्स नॉट गोइंग टू बी द केस. सो टेस्टिंग के लिए हम लोग ISO सर्टिफिकेशन आता है, और उसके स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो अगर हम लोग फॉलो करते हैं, एंड वो सेम फॉलो करने के बाद में ISO अगर आपको टेस्टिंग स्पेसिफिक अगर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और वो सर्टिफिकेट जो है वो हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन दैट कस्टमर इज गोइंग टू बिलीव ऑन अस. या दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपका मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, आपका कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो टाइम पे कस्टमर जो है आपके पास से कोई ऐसा टेस्टिंग सर्टिफिकेट डिमांड नहीं करेंगे, बिकॉज दे ट्रस्ट ऑन दैट ब्रांड.
देन वी हैव नेक्स्ट इज सप्लायर, वो हम लोग को पता है प्रोसेस क्या रहेगा, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर इन विच अगर एक पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट अगर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। लाइक फर्स्ट आपको क्या स्पेसिफिक पार्ट बनाना है, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा। सो ये वे में आपके प्रोसेसेस रहेंगे, ठीक है। देन अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अब प्रोसेसेस, आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसेस एवरीवन, और बेस्ड ऑन दैट आपको भी डिफाइन करना पड़ेगा प्रोसेसेस कैसे रहेंगे। तो प्रोसेसेस के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को अपना जो प्रोजेक्ट है उसको सबसे पहले तो हम लोगों को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मॉड्यूल्स है सब मॉड्यूल्स, और वो सब मॉड्यूल्स में अगेन देन प्रोसेसेस रहेंगे। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। So suppose to understand what we exactly mean by processes और कौन से processes कैसे चलेंगे, ये हम लोगों का SPM का पार्ट भी था। तो सपोज अगर मेरे पास एक कॉलेज सिस्टम है, नाउ इन कॉलेज सिस्टम आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स कैसे वर्क करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो वी सपोज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। होप हम लोगों को पता है मॉड्यूल्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन स्टेक होल्डर्स। कितने स्टेक होल्डर्स रहेंगे जो यूज़ करेंगे ये सॉफ्टवेयर को। रिमेंबर स्टेक होल्डर्स में हर कोई कंसिडर होता है, डेवलपर, टेस्टर्स, डिजाइनर्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पीपल एंड द एंड यूजर्स हुज गोइंग टू यूज़ और हुज गोइंग टू वर्क ऑन योर सॉफ्टवेयर। ये सब कुछ स्टेक होल्डर्स में आता है। बट यहाँ पे हम लोग मेनली जो लोग आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स स्पेशली who's going to interact with software, ठीक है। दिस आर द स्टेक होल्डर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इसको हम लोग मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सपोज अगर कॉलेज सिस्टम है, सो वी हैव स्टूडेंट मॉड्यूल, ठीक है। देन इन सेकेंड वी हैव टीचिंग स्टाफ, देन इन थर्ड वी हैव नॉन टीचिंग स्टाफ, then fourth is principal, ठीक है। so suppose we have this specific part। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन स्टूडेंट I'll say we have 1.1 junior college student and 1.2 degree college student। Then in junior college again this will divide it into 1.1.1, that is arts, then 1.1.2 science, 1.1.3 commerce। Then in degree again this will be divided into 1.2.1। फर्स्ट आपका सपोज बीकॉम आएगा, डिग्री में कौन से टाइप की डिग्रीज है। देन 1.2.1 वी हैव BMM, 1.2.1 वी हैव BSc IT एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट गोज ऑन लाइक दिस। देन अगेन टीचिंग स्टाफ अगर आप देखेंगे, सो टीचिंग स्टाफ जो है दिस विल बी डिवाइडेड इनटू जूनियर कॉलेज, एग्जैक्टली सेम। एंड यहाँ पे होगा 2.2 डिग्री कॉलेज। देन इन जूनियर कॉलेज अगेन आपके 3 डिविजन्स आएंगे एग्जैक्टली लाइक दिस। ओके, तो इसको मैं सिर्फ चेंज कर दूंगा, 2.1 पॉइंट आएगा। देन सेम वे हियर ऑल्सो वी हैव डिग्री कॉलेज के अंदर उसके बाद में वी हैव नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.1 Excuse me, sir. accounts, yes. Sir, in the teaching staff, can we also make a bifurcation based on subjects? Like BCom has further bifurcated. Yeah, that's going to be a subdivision of this part. Yes, sir. Like in arts, we have again a subdivision 2.1.1.1. Subject based. Yeah, so suppose this is for history. Okay.
तो ऐसा वो और सब डिविजन्स आएंगे एंड देन दिस आर गोइंग टू बी आर प्रोसेसेस. Okay, sir. ठीक है, सो दिस इज आर प्रोसेस. सो सबसे पहले तो वी शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट, यहाँ पे अभी देखो हम लोग का नॉन टीचिंग स्टाफ है, सो वी माइट बी हैविंग वन इज अकाउंट स्टाफ. देन दूसरा जो होगा वो सपोज एडमिशन के लिए जो काम कर रहे हैं वो हो सकता है. देन इन 3.3 वी हैव सम अदर स्टाफ जो बेसिकली Library. इवेंट्स में या कहीं पे हेल्प कर रहे हैं, एनी सच स्टाफ. देन लास्ट में वी हैव प्रिंसिपल, इसमें भी अगर वी हैव 2 प्रिंसिपल, सो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा जूनियर कॉलेज. एंड अगेन वी हैव 4.2 डिग्री कॉलेज. एंड देन इसके अंदर विल बी डिवाइडिंग आर प्रोसेसेस. So this is how we basically divide our process. First, you should be very much clear with which how many modules we have, then how many sub modules we have. So अब देखो कि अगर हम लोगों ने डिजाइनिंग में मैंने स्टार्टिंग में आपको जो SDLC सिखाया था, अंडर दैट SDLC we mainly divided that SDLC in design section. We divided that SDLC in 3 types of designs. So सबसे पहला जो था आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन. सो इन आर्किटेक्चरल डिजाइन आई से आई हैव अ कॉलेज सिस्टम जिसके अंदर स्टूडेंट मॉड्यूल है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है और प्रिंसिपल मॉड्यूल है. देन उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बाद में हम लोग के पास सपोज नेक्स्ट लेवल का जो आएगा हाई लेवल डिज़ाइन रहेगा. सो हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर आई से कि इन स्टूडेंट मॉड्यूल आई हैव 2 सब मॉड्यूल्स और उसके इतने सब मॉड्यूल्स है. देन टीचिंग स्टाफ में वी हैव अगेन 2 सब मॉड्यूल्स और उसके अंदर वापस इतने उसके सब मॉड्यूल्स के भी सब मॉड्यूल्स है. एंड देन इन डिटेल डिज़ाइन आई से कि ओके ये जो सब मॉड्यूल्स है उसके क्या क्या प्रोसेसेस है ऑन विच वी आर गोइंग टू वर्क ऑन. सो दिस इज हाउ द प्रोसेसेस आर बेसिकली डिवाइडेड. ये हम लोगों का पार्ट है ऑफ SPM जो हम लोग SPM में पढ़ते हैं. सो वो सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको दिया है. सो अगर आप देखेंगे एक कॉलेज सिस्टम अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो कॉलेज सिस्टम में हम लोगों को सबसे पहले तो मॉड्यूल सब मॉड्यूल डिवीजन आएगा. सब मॉड्यूल्स के अंदर वापस कौन से सब मॉड्यूल्स है और वो सब मॉड्यूल्स के क्या प्रोसेसेस है. सो दिस गोइंग टू बी द प्रोसेसेस. सो स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेसेस को हम लोग यहाँ पे ऑर्डर में प्लेस करेंगे सो दैट वी कैन अचीव इट. और उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इन प्रोसेसेस ऑल्सो देर आर फ्यू प्रोसेसेस विच आर डिपेंड ऑन सम अदर प्रोसेस लाइक जब तक यहाँ पे जो अकाउंट्स वाला एंड एडमिशन वाला जो पार्ट है, तो सपोज ये एडमिशन एंड अकाउंट्स वाला पार्ट जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक कोई स्टूडेंट का मैं फीस एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, उनको एडमिशन नहीं दे पाऊंगा. तो अगर एडमिशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे रोल नंबर या सीट नंबर अलॉट नहीं कर पाएंगे. सो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि विच सब मॉड्यूल्स और विच सब मॉड्यूल्स ऑफ सब मॉड्यूल वो और उसके प्रोसेसेस आर डिपेंड्स ऑन विच अदर सब मॉड्यूल्स. तो सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी चेक करना है और डिपेंडेंसी चेक करने के बाद में आपको वो प्रोसेसेस को सीक्वेंस में रखना है कि दिस प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड फर्स्ट सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द अदर सब प्रोसेसेस. तो यहाँ पे आपको उसका सीक्वेंस बनाने आना चाहिए कि कौन सा पहला प्रोसेस रहेगा, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा. इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. बिकॉज अगर आप उसका डिटेलिंग अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोगों को अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम होगा. TY में जो स्टूडेंट्स होता है उनका यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोगों ने जो अपने प्रोसेसेस है और मॉड्यूल्स है उसका सीक्वेंसिंग डिफाइन नहीं किया है कि ओके दिस गोइंग टू बी अ फर्स्ट. बिकॉज जब तक हम लोगों का अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड एडमिशन डिपार्टमेंट नहीं बनता है तब तक हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल पे नहीं जा सकते. बिकॉज ऑफिशियली उनका एडमिशन एंड फीस जब तक सबमिट नहीं होता है तब तक हम लोग उनको एक स्ट्रीम अप्लाई नहीं कर सकते, सैप नंबर या रोल नंबर अप्लाई नहीं होगा, एग्जाम फीस जब तक नहीं भरेंगे तब तक हॉल टिकट इशू नहीं होगा, सीट नंबर नहीं मिलेगा. It's going to be like that. So processes में भी we supposed to maintain or we supposed to identify the sequence of those process. और इसके लिए हम लोग ने SPM में अलग से अलग अलग processes पढ़े थे जिसमें हम लोगों ने dependency समझे थे कि which part are dependent on which other part और उसके हिसाब से हम लोग sequence बताते हैं. Suppose I say कि module A बनने के बाद में ही we can go to module B and C. And module B and C बनने के बाद में ही we can start with module D because module D is dependent on the output which is generated by module B and module C. So that's how we basically define the modules, submodules and उनके processes. Okay, so that's what we mean by processes. मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है. I hope you can understand now.
नाउ नेक्स्ट जो है वो है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. सो इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वी हैव मैनी थिंग्स. टोटल क्वालिटी मतलब हर एक वे में क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, वेदर वी टॉक अबाउट अचीविंग ऑल द फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट साइड. सो ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बेस्ट वे क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा. ऑल द कम्युनिकेशन आर गोइंग टू बी एन अ रिटर्न एंड अ स्टैंडर्ड वे. रिटर्न में भी स्टैंडर्ड वे होना चाहिए. स्टैंडर्ड वे का मतलब मैंने क्या बोला था, गूगल फॉर्म में आप एक क्वेश्चन दो, नीचे 4-5 आप चेक बॉक्स दे दो. सो दैट्स गोइंग टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि मैंने एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन पूछा और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो मैंने नीचे मेंशन किया, और उसके बाद में आप अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप नीचे अगेन मेंशन कर सकते हो. गेटिंग वो होगा. देन प्रोसेस थिंकिंग कि कोई एक प्रोसेस अगर हम लोग बनाने वाले हैं तो कौन से प्रोसेस का सीक्वेंस बनाओ. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा प्रोसेस फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकेंड आएगा. ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को, विद दी हेल्प ऑफ हम लोगों को सबसे पहले तो मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स के अंदर भी वापस कौन से दूसरे सब मॉड्यूल्स है और कौन सा सब मॉड्यूल किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है. सो डिपेंडेंसी फाइंड करेंगे और उसके हिसाब से देन हम लोग यहाँ पे ये स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करेंगे. और ये अगर प्रॉपरली अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो होगा ही, और उसके साथ में लेगेसी फॉलो करना आपको. दी टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट्स जहाँ पे अगेन एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव भी हम लोग देखेंगे. स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए. इंटीग्रेटेड आपस में जो भी हम लोगों के ओल्डर सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं वो भी न्यू सिस्टम के साथ में बहुत इजीली इंटीग्रेटेड होना चाहिए. तो अगर हम लोग हर किसी को अगर ऑटोमेशन पे डाल रहे हैं तो वहाँ पे देन कोई भी काम जो है वो मैनुअल नहीं रहना चाहिए. डिसीजन बेस्ड फैक्ट्स, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये तो वो कॉमन सेंस है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस होंगे, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पार्ट. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. यहाँ पे जैसे जैसे आगे आगे कहीं पे कोई एक स्पेसिफिक चीज़ों की ज़रूरत रहेगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट फॉर नाउ नथिंग मोर इज़ रिक्वायर्ड. सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक डायग्राम याद रखो, उसके पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वालिटी, यस Sir, decision based on facts, in that what exactly would be there? विच वन, ओके हाँ, डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स. सो फैक्ट्स का मतलब क्या होगा, जब सपोज आई से कि हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने 70% टेस्ट किया हुआ है. सो 70% दैट्स अ फैक्ट. सो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट फैक्ट. तो मैंने इसके लिए आपको एक हम लोगों ने एक टेस्ट केस टेबल दिखा था कि जिसके अंदर मैं बोलूंगा कि Yes. दिस आर फर्स्ट प्रोसेस और वो फर्स्ट प्रोसेस को दिस आर द वेज हम लोग कैसे उसको टेस्ट करेंगे. सो सपोज अगर मेरा एक सब मॉड्यूल के अंदर अगर सपोज 10 प्रोसेसेस है तो वो 10 प्रोसेस को मैंने हर पॉसिबल वे में टेस्ट किया क्या, कुछ रह गया है क्या, तो वो हम लोग वहाँ पे डिफाइन करेंगे. देन वो हम लोग का टेस्टिंग हो गया. एक्चुअल में जब अगर हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, सपोज हम लोगों ने एक ATM के लिए सपोज हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बना. अब वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि फाइनली अगर उसके पास कोई अगर ATM पे पैसा विड्रॉ करने आ रहा है, किसी को 5,000 विड्रॉ करना है और टोटल ATM में जो कैश है वो सपोज 6,000 है, 2,000 के 3 नोट्स है, बाकी कोई दूसरे चेंज नहीं है. सो वो टाइम पे एग्जैक्टली हाउ योर ATM रिएक्ट्स, वेदर ATM कैन आस्क द पर्सन टू एंटर अ अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 2,000, जैसे हम लोगों को बहुत बार वो ऑप्शन देता है, और एल्स वहाँ पे हम लोगों को बोलेगा कि नहीं 5,000 इज नॉट पॉसिबल, आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन करके ख़त्म कर देगा. सो दैट इज़ अ डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट. तो अगर उसके पास 6,000 रुपीज़ है अभी भी, मतलब 2,000 के सारे नोट्स है, सो इट शुड नॉट डिक्लाइन द ट्रांजेक्शन बट इट शुड ऑफर कि ओके यू कैन एंटर द अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 2,000 रुपीज़. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन विड्रॉ योर मनी. सो यू कैन विड्रॉ इन 2,000, 4,000 और 6,000 वे. सो दैट इज द मेन डिसीजन बेस्ड फैक्ट. सो हम लोग टोटल टेस्टिंग कितना हुआ है, कितने प्रोसेसेस थे और उसमें कितने टेस्ट केसेस हम लोगों ने फुलफिल किए, उसका एक एक्सेल शीट हम लोग चेक करेंगे. एंड उसके बाद में ये वाला पार्ट आएगा. एंड नेक्स्ट इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, दैट इज ऑल्सो डिसीजन बेस्ड फैक्ट. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, एकदम एक्सट्रीम बाउंड्री लेवल के जो वैल्यूज होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, like let's take an example.
आपने बहुत बार देखा रहेगा कि हम लोग जो फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं, तो फ्लाइट टिकट्स में क्या होता है कि जितना हम लोग जल्दी फ्लाइट टिकट्स बुक करेंगे उतने आपके रेट्स जो है वो अलग रहते हैं। अब सपोज कि आपका जो फ्लाइट जो है वो सपोज 1 मंथ के अंदर अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो सपोज उसका रेट जो है वो 3000 है। एंड 1 मंथ से ज़्यादा अगर टाइम है आपके पास, 30 डेज से ज़्यादा टाइम है अगर आपके पास, तो वो टाइम पे फ्लाइट टिकट्स का रेट जो होगा वो 2000 होगा। ठीक है। सो मोर देन 30 डेज अगर मेरे पास टाइम है बुकिंग का, देन 2000 होगा। लेस देन 30 डेज का बुकिंग टाइम अगर होगा तो 3000 होगा। अब आज रात 12 बजे के बाद में अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो टिकट्स के रेट जो है वो 2000 से 3000 हो जाएंगे, और वो टाइम पे अगर मैं 11 o'clock 59 minutes ये टाइम पे अगर मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, देखो 11:59 है, मतलब आफ्टर 1 मिनट रेट्स गोइंग टू बी 3000। ठीक है। आज रात मैं 12 बजे के पहले 11:59 को मैं अगर टिकट बुक कर रहा हूँ और मैंने टिकट सिलेक्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, ट्रांजेक्शन मेरा करते करते अगर 12:01 हो गया, मतलब 12:01 का मतलब एग्जैक्टली द लॉजिक क्या हो गया, 12:01 का मतलब कि अभी आपके टिकट के रेट जो है वो चेंज हो गए। Yes, sir. So how you are going to react? What your software should generate a output, whether it should allow that person to book tickets based on the previous rate, or it should ask the user to pay 1000 rupees extra. अगर वो 1000 एक्स्ट्रा मांग रहा है तो मैं ऐसे अलाउ ही नहीं करूंगा ना। मैं जब बुकिंग कर रहा हूँ तब मेरे टिकट, अगर मैं 2 टिकट बुक कर रहा हूँ तो वो मुझे 4000 बता रहा है टू ओवरऑल टोटल, और जब मैं फाइनली बुकिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, नाउ इट्स आस्किंग मी टू पे 6000 रुपीज। सो क्लाइंट को या कस्टमर को तो ऐसे लगेगा कि ये जो वेबसाइट है ये चीट कर रहा है हम लोग के साथ में, रेट्स कुछ अलग बता रहा है, और बुकिंग करने के टाइम पे मेरा बुकिंग ट्रांजेक्शन कैंसिल करके नाउ इट्स आस्किंग फॉर 3000। और अगर वो कर रहा है तो आपका एल्गोरिदम जो है वो रॉन्ग गया। अगर कल के बाद में अगर वो आपको 2000 के रेट के हिसाब से अगर टिकट दे रहा है, देन योर एल्गोरिदम या योर लॉजिक इज रॉन्ग। सो अगर वैसा हो गया तो डिसीजन बेस्ड फैक्ट में वी कैन से कि हम लोगों का एल्गोरिदम जो है वहां पे लॉजिक में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस सिचुएशन, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस, एनीवन? यस। Sir, we'll write that session expired and then the person starts again, so they'll automatically see that the rate has been refreshed to 3000. But on what basis we are going to expire the session of that person? It might possible Sir, हाँ बोलो। नहीं सर आप बोलो, क्योंकि मैं आई थॉट जस्ट 3 minutes का गैप है, बट फॉर दैट वे हाउ विल द सॉफ्टवेयर डिटरमाइन कि पूरे दिन में वो 3 मिनट कहाँ है? हाँ, सो अगर मैं एग्जैक्टली 11:59 को ही अगर मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो 1 मिनट के बाद मेरा सेशन वो एक्सपायर कर ही नहीं सकता ना। यस सर। देन एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 11:59 को अगर मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो मैं जो टिकट्स बुक कर रहा हूँ उसका 12 o'clock के बाद में रेट्स चेंज होने वाले। देयर माइट बी चांसेस कि मैं कोई दूसरे टिकट्स बुक कर रहा हूँ जिसके रेट्स जो है वो कांस्टेंट ही रहेंगे दूसरे दिन भी, तो वो टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब होगा कि 12 o'clock के बाद में उसके रेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। एनीवन, क्या होगा इस पे? Sir, but that's the reason now that these booking system, the travel booking system, whatever it's there, they always kind of write above as a star mark or something that these are subject to changes or terms and conditions apply, like that they write. Yes, So exactly. it's kind of I mean it's kind trying to intimate the user ना कि अभी जब कुछ change हो गया वो तो हमारी policy में ही है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, that's why changes can come up anyway. Okay. Or we can keep 5 minutes buffer time as well. So during that buffer time, if someone tries to make a payment, so we can say कि this is the by the time we complete a transaction, there going to be a difference in the rate which is defined for now. तो हम लोग 5 मिनट का बफर टाइम रख सकते हैं। सो फ्रॉम 11:55 वी कैन स्टार्ट आवर बफर टाइम ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन इतने छोटे फॉर्म्स में लिखा रहता है कि किसी को भी इजीली पता नहीं चलता है। Yes sir. या सो टेक्निकली अगर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग को करना है, सो मैं 5 मिनट का बफर टाइम रखूंगा हमेशा, और वो बफर टाइम में अगर कोई आ रहा है तो वो टाइम पे मैं उसको या तो ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं करूंगा, या वो टाइम पे एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले होगा कि द फाइनल ट्रांजेक्शन रेट्स माइट बी डिफर
what are displayed for now. Okay, then we have quality principles of total quality management. So सबसे पहले क्या देखो, क्वालिटी प्रिंसिपल्स में वी हैव टोटल 8 क्वालिटी प्रिंसिपल्स. सबसे पहले क्या प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस कस्टमर फोकस्ड है कि नहीं. देन टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है, स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमिक अप्रोच, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कम्युनिकेशन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. सो जो कुछ ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था उसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्रोसेस सेंटर्ड का मतलब क्या रहेगा, वी हैव प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट टेक इनपुट फ्रॉम अ सप्लायर, ट्रांसफॉर्म देम इनटू आउटपुट दैट आर डिलीवर्ड टू कस्टमर. सो एग्जैक्टली मैंने बता दिया है कि ओके कौन से मॉड्यूल्स है, कौन से सब मॉड्यूल्स है, उसके अंदर कौन से सब मॉड्यूल्स है और उसके स्पेसिफिक क्या क्या प्रोसेसेस होने चाहिए. तो दैट और उसको हम लोग मैच करेंगे फ्रॉम द रिक्वायरमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर, और उसी के बेस के ऊपर हम लोग का एग्जैक्ट डेवलपमेंट जो है वो चलेगा. कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए ऑफ कोर्स, ये तो हम लोग को पता ही है. सो कस्टमर अल्टीमेटली डिफाइंस द लेवल ऑफ क्वालिटी. सो बहुत बार जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस या फीचर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, आपने कितना टफ कोडिंग किया है अपने सॉफ्टवेयर में, कस्टमर डोंट केयर अबाउट दैट. व्हाट दे केयर कि जब वो अगर कुछ काम कर रहे हैं उनके जो बेसिक कुछ फंक्शंस है वो प्रॉपरली ढंग से चल रहा है कि नहीं. अभी अगर ओला ऐप में बैकएंड में या इंटरनली जब अगर ड्राइवर्स रजिस्टर करते हैं वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, उससे कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है, उससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम या फोकस नहीं पड़ता है. अगर मैंने कुछ पेमेंट्स किए और वो पेमेंट्स जो है वो अगर फाइनली कैसे डिलीवर हो रहे हैं या कैसे डिलीवर नहीं हो रहा है, बराबर है, इसके ऊपर आपको मेन फोकस करना है. और अगर वो कैब बुक कर रहा है तो उसके पास वो राइड कितने टाइम में आ रहा है, वो अगर एस्टिमेटेड जो हम लोग अमाउंट बता रहे हैं उसके आजू बाजू में ही उसका टोटल चार्जेस भी होना चाहिए, इसके ऊपर आपको फोकस करना है. सो और बैकएंड में आपने कितना डिफिकल्ट कोडिंग किया है उससे उसको कोई मतलब नहीं है. सो मेनली मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा फीचर्स कौन से कस्टमर यूज़ करेगा उसके ऊपर आपको मेनली फोकस करना है. एंड ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, बट how we are going to identify, like if we have a huge website, so on that huge website how we are going to determine कि कौन से features या functions जो है वो customer को ज़्यादा पसंद है, and which features or function customer are not interested much, ये आपको कैसे पता चलेगा. जैसे अगर सपोज फेसबुक अगर कोई फंक्शंस अगर नए बनाता है तो उनको कैसे पता चलता है, हाउ दे मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ, यस एनीवन. So during beta testing, they observe that maximum number of testers what they're working on or what they're using, so to determine as to the what mass population would use. नहीं, बट बीटा टेस्टिंग में हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन, अगर फेसबुक है सपोज, अगर बीटा टेस्टिंग हो रहा है तो बीटा टेस्टिंग कस्टमर एंड पे हो रहा है, बराबर है. कस्टमर वो वेबसाइट ओपन करेगा, कस्टमर उस पर कोई अलग अलग फंक्शंस जो है वो चेक करेगा, उसको कोई फंक्शंस अगर प्रॉपर लगते हैं देन इट्स फाइन. इफ ही फाइंड्स कि ये फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो ही जस्ट पुट अ रिक्वेस्ट और एक एरर नोटिफिकेशन कुछ भी जो है वो रेज कर देगा वो. लेकिन उससे हम लोगों को कैसे पता चला कि कौन से फंक्शंस उसने यूज़ किए हैं. आप अपने कंप्यूटर पे, अपने डेस्कटॉप पे, अपने ब्राउज़र पे क्या यूज़ कर रहे हो उसके वो मुझे कैसे पता चल रहा है. ओके, बेस्ड ऑन फीडबैक. अब हमेशा अगर ओके लेट मी आस्क यू, अगर आपके पास आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में कहीं पे भी अगर 50-60 मोबाइल ऐप्स है, उसमें अगर कोई फीडबैक भी मांगता है, हाउ मेनी टाइम वी एक्टिवली प्रोवाइड अ फीडबैक. हम लोग डिनाई कर देते, हम लोग कैंसिल कर देते, वी डोंट हैव मच टाइम टू प्रोवाइड अ फीडबैक. सो फीडबैक तो ऑप्शन ही नहीं है. आप कहीं पे अगर आप जोमेटो या स्विगी से फूड भी मंगाते हैं तो हम लोग फीडबैक प्रोवाइड नहीं करते, रेयरली सम पीपल प्रोवाइड फीडबैक. ठीक है, सो बेस्ड ऑन फीडबैक वी कैन नॉट डिसाइड. अगर आप 1000 पूछोगे तो उसमें से 100 लोग मुश्किल से बोलेंगे या फीडबैक प्रोवाइड करेंगे. हाँ स्तुति बोलो. सो स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में कुछ होता होगा ना कि बैकएंड में पता चलेगा कि ऑन बेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कोई क्या यूज, मतलब ग्राफ ही प्लॉट कर देगा कि मैक्सिमम टाइम या क्या यूज कर रहा है सबसे ज्यादा. सो फॉर विच टूल वी यूज फॉर दैट स्टैटिक्स, वी हैव गूगल एनालिटिक्स. ओके, यस सर, एवरीवन. नॉर्मली जब अगर मैं वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ जिनका अलग से अपना एनालिटिक टूल है,
तो वो टाइम पे स्टैंडर्ड जो वेबसाइट्स है वो सारे गूगल एनालिटिक्स, आई मीन 90% ऑफ वेबसाइट्स विच आर अवेलेबल दे यूज गूगल एनालिटिक एज अ टूल, जिसके थ्रू दे कैन मॉनिटर और दे कैन आइडेंटिफाई कि उन्होंने कितने पेजेस, आपने कितने वेब पेजेस बनाए हुए हैं, कितने फंक्शंस डाले, और अगर उनके वेबसाइट पे अगर 1000 लोगों ने विजिट किया तो वो 1000 में से मैक्सिमम जो यूजर्स है या मैक्सिमम जो विजिटर्स है उन्होंने कौन से फंक्शंस या कौन से वेब पेजेस जो है उसको विजिट किया, और कौन से ऐसे पेजेस या कौन से ऐसे ऑप्शंस है जो कस्टमर्स या यूजर्स कभी एक्सेस ही नहीं कर रहे। सो जो पेजेस या जो कंटेंट कस्टमर एक्सेस ही नहीं कर रहे उसको हम लोग या तो अनरीचेबल बोल लेंगे, या हम लोग बोलेंगे कि वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, जिसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। सेम वे अगर फेसबुक भी कोई न्यू फंक्शंस अगर ऐड करता है ना, तो वो टाइम पे वो भी यही सेम डिटरमाइन करता है कि कौन से फंक्शंस उन्होंने ऐड किए हैं, और जितने अभी न्यू यूजर्स आ रहे हैं वो कितना एक्टिवली वो फंक्शन को यूज कर रहे हैं। मतलब नया जब है तब तो हम लोग चेक करने के लिए वो कि हाउ इट वर्क्स हर कोई एक बार देख लेगा, एक बार देखने के बाद में वो डेली बेस पे कितना यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेटस है, आप देखो देर आर पीपल जिनको रोज उठ के एक स्टेटस डाले बिना ऐसा खाना हजम नहीं होता है। सो पीपल आर क्रेजी अबाउट दैट। देन आप देखो कि टिकटॉक एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेजी था कि टिकटॉक पे कोई ना कोई तो एक फालतू का वो वीडियो बनाता है, ये टाइम पास करता है, और उससे आगे बहुत सारे लोग हैं जो उसको देखते हैं। अब वहाँ पे वो अगर बैंड हो गया तो ये सब लोगों ने यहाँ पे वो फीचर डाला। नाउ दे आर एनालाइजिंग इट कि अगर यूट्यूब पे अगर शॉर्ट वीडियोस है और सेम वे में अगर फेसबुक पे या इंस्टा पे है तो विच वन इज मोर पॉपुलर नाउ, और अगर वो ज़्यादा पॉपुलर है तो उसका रीज़न क्या है, अगर वो पॉपुलर नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है। गेटिंग? सो आप देखो कि यूट्यूब पे भी है मेरे पास और इंस्टा और फेसबुक पे भी है, तो ज़्यादा पॉपुलर कौन सा हो रहा है, जिस पे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है, या जिस पे यूजर्स जो है वो ज़्यादा वे में अलग अलग वे में अपने जो फीचर है वो यूज़ कर रहे हैं, या उनके फ्रेंड्स जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे वो ऐसे वीडियोस बनाना पसंद कर रहे हैं जहाँ से उनको ज़्यादा व्यू मिले, उनके फ्रेंड्स उसको डायरेक्टली देख पाए, राइट। सो ये पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं, दिस इज द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंड उसके आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वन पॉइंट इज वी हैव अगर प्रॉपरली ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉय को भी क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। एंड बाय द वे गूगल एनालिटिक का ऑनलाइन आपको फ्री कोर्स मिलता है, यू कैन जस्ट गो एंड लर्न दैट पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो आप रियल में कहीं पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपका सीवी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स। ओके, टोटल एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वो कितना रहेगा वो हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर टू क्रिएट अ कल्चर इन विच एम्प्लॉय फील्स दे आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरा अगर यही मॉड्यूल है तो मैं उसी में इंटरेस्ट लूंगा, दूसरे कोई में मैं किसी को हेल्प नहीं करूंगा। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। सो इसके लिए जब हम लोग कोई टीम बनाते हैं ना तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अलग अलग टीम बनता है, जिसमें आपके टीम मेंबर्स जो है वो हमेशा शफल होते रहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक टीम बन गया, उनका एक गैंग बन गया, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट देयर पार्ट, और बाकी का अगर प्रोजेक्ट प्रॉपर सक्सेस नहीं हो रहा है तो दे डोंट केयर बिकॉज उन्होंने अपना मॉड्यूल प्रॉपरली बना लिया है। सो वो कल्चर नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे। सो इफ देर आर सम एक्सपर्ट पीपल और एक्सपीरियंस डेवलपर्स आर देयर और उनका अगर अपना टास्क हो गया तो उसके बाद में अगर कहीं पे कोई दूसरे यूजर्स को अगर प्रॉब्लम आ रहा है, सो दिस आर द पीपल हु इज गोइंग टू हेल्प देम, ये होगा। Then next is integrated systems. So there are different departments and functional specialist units in an organization. It is important to have an integrated organizations. Everyone must understand the vision, mission and guiding principle वही है। So जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, all process aggregate into a business process and required for defining and implementing the strategy. सो जो भी हम लोग अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे सबको आपको लास्ट में इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, और वहाँ पे वो कैसे काम कर रहा है, वहाँ पे वो कितना इफेक्टिव है, उसके बेस के ऊपर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बेस के ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे कि एंड रिजल्ट आपका कितना प्रॉपर आया है। स्ट्रेटेजिक सिस्टमेटिक अप्रोच, नथिंग टू डिस्कस। हाँ, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको।
कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स क्लियर होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ टाइम कम्युनिकेशन जो है वो टाइमली। ओके, नाउ कम्युनिकेशन जो है ना, वो कम्युनिकेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो जो हम लोग के डेवलपर टीम है उनके बीच में होगा, ठीक है। तो उनका डेली उनके ऑपरेशंस क्या हुआ है, वीकली क्या हुआ है, और वीकली बेस पे देन हम लोगों का मीटिंग होगा कि जो टारगेट अप्रोच हम लोग, जो टारगेट्स हम लोगों ने दिए थे, तो हम लोग के टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है, उसमें से कितने लोगों ने वो टारगेट अचीव किया है, कोई अगर अचीव नहीं कर पाया तो उसके रीज़न क्या है, और वो अगर अभी उनके लिए डिफ़िकल्ट पड़ता है तो हम लोग उनके सपोर्ट में कोई दूसरे हम लोग के एम्प्लॉयज़ जो है उनको वहाँ पे ऐड करें, सो दैट दे बोथ मोर एम्प्लॉय कैन कंप्लीट दैट टास्क ऑन टाइम। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम टाइमली बेस पे हम लोग कस्टमर के पास से फीडबैक भी लेंगे, लाइक इफ वी हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स, जैसे हम लोगों ने कॉलेज सिस्टम में बात किया था। सो इन कॉलेज सिस्टम सपोज वी हैव सो मेनी मॉड्यूल्स आर प्रोवाइडेड हियर। देखो, सबसे पहले हम लोग के पास मेनली 4 मॉड्यूल्स है। देन इन स्टूडेंट मॉड्यूल वी हैव जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज मॉड्यूल। तो सपोज वी आर वर्किंग ऑन स्टूडेंट मॉड्यूल, जिसमें से एक टीम ने जूनियर कॉलेज मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो विल हैंड ओवर दिस मॉड्यूल टू कस्टमर, और उसके पास से फीडबैक लेंगे कि हाउ दे फाइंड आउट दिस मॉड्यूल। देन सेम वे डिग्री का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, वो प्रोवाइड करेंगे। एंड देन एक बार ये दोनों इंडिविजुअली बन गया, उसके बाद में हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे इन अ सिंगल मॉड्यूल कॉल्ड स्टूडेंट मॉड्यूल। एंड देन ये पूरा वापस हम लोग कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे, जहाँ पे दे गोइंग टू बी अ स्टूडेंट जो साइमल्टेनियसली यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह पे एक साथ एक्सेस करके चेक करेंगे कि सब एक साथ यूज कर रहे हैं तो कैसा वर्क कर रहा है। लाइक आर्ट्स वाला जो पार्ट है इसके अंदर आई विल आस्क 10 स्टूडेंट्स, साइंस में 10 स्टूडेंट्स, कॉमर्स में 10 स्टूडेंट्स, सेम वे यहाँ पे। सो एक साथ सपोज वी हैव 60 70 80 स्टूडेंट्स हु इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस मॉड्यूल्स एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, और वो टाइम पे उनके जो डेटा है वो सपोज अगर वो एडमिशन का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यहाँ से वो डेटा एडमिशन के पास, मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ का जो थर्ड वाला जो सब मॉड्यूल है वहां पे अगर जा रहा है तो वहां पे वो कैसे वर्क कर रहा है वो हम लोग देखेंगे, और उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय एन इंटीग्रेशन पार्ट। अब इफ स्टूडेंट्स टेक्स अ एडमिशन हियर, so that student should also be able to interact with this sub module of a teaching staff। जहाँ पे जूनियर कॉलेज में आर्ट्स का हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, सो सपोज इसने अगर यहाँ पे स्टूडेंट ने अगर हिस्ट्री में अगर एडमिशन लिया हुआ है, तो वो सेम स्टूडेंट का एक्सेस जो है वो यहाँ पे हिस्ट्री के जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उनको मिलना चाहिए। सो अगेन एन इंटीग्रेशन पार्ट। ओके, सो दिस इज अ इंटीग्रेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे इंटर प्रोसेस एंड इंटर मॉड्यूल इंटीग्रेशन होंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, सो ये सारे होंगे, और ये वे में आपको कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करते जाना है। आपका डेवलपमेंट टीम जो है उनके बेस पे टाइमली कम्युनिकेशन होगा, और ये मॉड्यूल जब अगर हम लोग क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्लाइंट जब उसको यूज कर रहे हैं तो उनके साइड से क्या आ रहा है उसके ऊपर भी होगा। देन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ऑफ कोर्स जब अगर हम लोग मॉड्यूल्स को और सब मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करते हैं, तो जहाँ कहीं पे अगर कोई हम लोग को प्रॉब्लम मिलता है, डिफेक्ट मिलता है, तो वो डिफेक्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप वी रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड 5 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स: क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, माइनर एंड कॉस्मेटिक। तो उसमें से यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे जो अलग अलग टाइप के हम लोग के डिफेक्ट्स है वो डिफेक्ट्स देखेंगे हम लोग, और वो डिफेक्ट्स में से किसका, कौन से डिफेक्ट का प्रायोरिटी हाईएस्ट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस के अंदर आपको पता रहेगा वी हैव डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस एसडीएलसी का जब स्टार्ट किया हम लोगों ने। देन नेक्स्ट कौन सा था? परफेक्टिव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स वी हैव corrective, डिस्कस्ड? adaptive, यस, perfective, यस, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड preventive. प्रिवेंटिव। वेरी गुड। Yes. सो वो जो हम लोगों ने जो मेंटेनेंस वाले पार्ट डिस्कस किए थे, दैट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसमें 4 टाइप के मेंटेनेंस पार्ट आएंगे, और हम लोग के जो डिफेक्ट्स है वो ये 4 टाइप के मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं लैंड करेंगे। ओके, सो अगर मैं बोल रहा हूँ प्रिवेंटिव डिफेक्ट्स, सॉरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाला है उसको अभी से हम लोग प्रिवेंट करेंगे। करेक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है कुछ करेक्शंस वहां पे रिक्वायर्ड है। करेक्शन का मतलब है इट माइट बी मेजर और माइनर और मॉडरेट काइंड ऑफ अ डिफेक्ट जिसको आप करेक्ट करेंगे। सो रिमेंबर जो डिफेक्ट्स हम लोगों ने समझे वो मेंटेनेंस के कौन से पार्ट में आ रहे हैं उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू वर्क देयर। सो ये सब कुछ चीजें अंदर एक दूसरे से लिंक करता है। ओके, नेक्स्ट वी है क्वालिटी मैनेजमेंट थ्रू स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल।
दैट्स आवर नेक्स्ट पार्ट. एक्चुअली यहाँ से मुझे आपको एक नया टॉपिक भी बताना है, मतलब कुछ चीज़ें और बताना है इसमें. सो आज मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, विल वेट फॉर सम टाइम देन विल एंड. आज का एक लेक्चर जो हम लोगों का मॉर्निंग का मिस हो गया उसकी वजह से थोड़ा कम हुआ. नेक्स्ट लेक्चर विल कवर अप दिस टॉपिक. ठीक है, सो आज हम लोग नहीं कर रहे वो पार्ट. इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो. यस. Sir, between the module and the minutest bifurcation that we make in a form of process, there हाँ. can be n number of submodules, right? Or there are fixed number of submodules? नहीं, there can be a number of submodules. It's purely based on how big the project is. तो सब Oh, अगर हम लोग NMIMS का बोलते हैं तो इन NMIMS सपोज वी हैव वन कॉमन सिस्टम, और वो yes. कॉमन सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे मॉड्यूल डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफर करेगा, बिकॉज इन द कंप्लीट दिस सैप सिस्टम जो आई मीन जो हम इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना है उसके अंदर सबसे पहले वी हैव 15 और 16 डिफरेंट कॉलेजेस. देन इन Yes. 15 or 16 different colleges, those are the sub modules. Then in those sub modules again we have a junior college, degree college, school. वो सब Yes. मॉड्यूल हो सकते हैं. देन उसके अंदर वापस वी हैव डिग्री और जूनियर. देन उसके अंदर वापस सब मॉड्यूल हो सकते हैं. वापस पोस्ट ग्रेजुएट अलग आएगा, उसके अंदर वापस सब कैटेगराइजेशन आ सकता है. तो बहुत सारे अलग अलग सब मॉड्यूल्स हो सकते हैं. प्लस जब अगर एडमिशन की बात करते हैं तो इन Yes. स्टूडेंट वी डू हैव कैटेगरीज. लाइक आप देखो कि अगर कॉलेज में देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको SC ST कैटेगरी के बेस के ऊपर फीस में कहीं ना कहीं कोई डिस्काउंट्स मिलते हैं, या फिर अगर वो स्पोर्ट्स कोटा से आता है तो जो परसेंटेज के बेस के ऊपर नॉर्मल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहा है उससे उनका परसेंटेज कट ऑफ क्राइटेरिया अलग हो सकता है. सो दैट इज ऑल्सो देयर. देन उसके आगे हम लोगों ने जो कैंपस सिलेक्शन किया है, सो प्रीवियसली कौन से स्टूडेंट्स का कैंपस सिलेक्शन हुआ है, अभी अगर हम लोग को ऐड करना है तो कौन से स्टूडेंट्स को हम लोग को वहाँ पे भेजना है, तो उसके बेस के ऊपर ऑटोमेटिक एनालिसिस होगा, या फिर हम लोग जो रिजल्ट्स के बेस के ऊपर करेंगे. अटेंडेंस के लिए डिफ़ॉल्टर्स कौन से रहेंगे वो देखेंगे. देन अगर हम लोगों ने एग्ज़ाम लिए तो वो एग्ज़ाम में से अभी कौन से स्टूडेंट्स है जो KT लगा हुआ है वो सब आएगा. सो दे गोइंग टू बी n नंबर. मतलब जब अगर हम लोग ओके आप अगर सिंपली अगर देखते हैं ना, रिजल्ट जनरेशन आपको सुनने में बहुत सिंपल लगता है. याद रखो जब अगर हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर सुनते हैं समझते हैं कि ओके दिस गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर, तो वो टाइम पे वो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन डेवलप जब करते हैं ना तब आपको एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी पता चलता है. सो हम लोगों ने SPM में जो कोकोमो मॉडल पढ़ा था उसका मेन ड्रॉबैक ही ये होता है कि कोई एक सॉफ्टवेयर का एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इजीली आइडेंटिफाई किए बिना जब अगर हम लोग उसको डेवलप करना सोचते हैं ना, देन दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर अस. ओके लेट्स टेक अ एग्जांपल. अगर सपोज अगर हम लोग बोलते हैं कि ओके हम लोग को ATM के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो किसी को सुन के बहुत सिंपल लगेगा कि ओके हम लोग एक कार्ड स्वाइप करेंगे तो वो कार्ड के ऊपर जो डिटेल है उसको बैंक के साथ वेरीफाई करना है, और वेरीफाई होने के बाद में क्लाइंट या जो हम लोग का यूज़र जो है वो वहाँ पे कुछ अमाउंट एंटर करेगा और आपको वो अमाउंट उसमें से फैच करके उसको प्रोवाइड करना है. नाउ टेल मी कि अभी हम लोगों के पास एक ATM मशीन है जिसमें कभी 100 के नोट्स रहेंगे, कभी 200 के रहेंगे, कभी 2000 के नोट्स रहेंगे, या कॉम्बिनेशन रहेगा. अब अगर उसको 50,000 निकालने हैं, 10,000 निकालने हैं, 20,000 निकालने हैं, और इसमें से हम लोग के पास सर्टन कैटेगरी के नोट्स है, सर्टन कैटेगरी के मिसिंग है, तो वो टाइम पे हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड. बराबर है. और अगर कुछ अमाउंट अगर विड्रॉ हुआ है तो उसके बाद अभी रिमेनिंग अमाउंट कितना है वो कंटिन्यूअस ATM ऑटोमेटिकली खुद से ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है. गेटिंग. और उसके बाद में अगर 50,000 विड्रॉ करना है, ATM के पास 49,000 ही है, तो उसको कैसे पता चला कि उसके पास 49,000 ही रिमेनिंग है. सो जब अगर हम लोगों ने टोटल अमाउंट जब उसमें रिफ़िल किया था, ATM जब रिफ़िल किया था, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं वो अमाउंट ऐड किया रहेगा, और उसके बाद ATM में से कंटिन्यूअस विड्रॉल जब हो रहा है तब जाके हम लोग उसको वहाँ पे ऐड करेंगे. सो आप देखो सर्टन चीज़ें जो है वो हम लोग नॉर्मली जब समझते हैं तो वो हम लोगों को लगता है बहुत ईजी है बनाने के लिए, लेकिन आप उसका डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी सर्टन चीज़ें
नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इजीली नहीं बन सकता। वहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने सिस्टम को ही इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोज हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ आर प्रोग्रामिंग। मतलब जहाँ पे हम लोग का नॉर्मल प्रोग्रामिंग एंड होता है, उसके आगे हम लोग एआई स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने सिस्टम्स को इंटेलिजेंस बनाते हैं, जिससे वो ऐसे खुद के डिसीजन खुद से ले पाए। अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग, आप सोचो कि एटीएम के लिए हम लोग कितना भी लूप लिख ले, कोई ना कोई एक कंडीशन ऐसा आएगा ही जहाँ पे वो आपके कंडीशंस जो है वो खत्म हो जाएंगे। एंड आप अगर 1000 कंडीशंस भी लिखेंगे, हाउ डू यू कम टू नो कि अगर कोई एक पर्सन आ रहा है उसको 10,000 चाहिए, तो मेरे पास कौन से डिनोमिनेशन के नोट्स पड़े हैं, तो मैं कितना दूँ उसको। सपोज अगर 10 नोट मेरे पास 200 के, एक 2000 का है और बाकी सारे 100 के, तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट लूप फॉर दैट। तो इसके लिए आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एटीएम के लिए अपना नॉर्मल कोडिंग नहीं बना सकते। उसके लिए आपको अलग से वापस कोई इंटेलिजेंट कोडिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको अपने एटीएम को इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा कि जैसे अगर मैं आपके पास अगर 1 लाख रुपया अगर आपके पास रखता हूँ और कोई अगर आपके पास से पैसा लेने आता है, तो यू कैन ईजिली कम टू नो, क्योंकि आपके पास वो इंटेलिजेंस है कि अगर 2000 अगर वो 4000 विड्रॉ करने आया है तो 2000 के 2 ही नोट देने हैं, और अगर 100 के नोट दोगे तो आपको कितना देना है वो आपको खुद से कैलकुलेट करने आ रहा है। दैट्स एन इंटेलिजेंस विच इज प्रोवाइडेड और इनबिल्ट इन ह्यूमन। मशीन्स में वो नहीं होता है। सो मशीन्स जो होते हैं, हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या कर रहे हैं, या अभी जो हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, दिस ऑल आर डम सॉफ्टवेयर। डम का मतलब जितना मैंने उसको बताया उतना ही उसको आता है, उसके आगे अगर कोई अलग से कोई डिसीजन करने आया तो वो उसको नहीं समझेगा। ओके। Yes, sir. Sir, also one more query I had, या that module we see with the point of view कि कितने users हैं उस module के, कि कितने functions वो देगा, like on what basis do we look at a module? मतलब कितने टाइप के यूजर्स आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतने हम लोग मॉड्यूल डिवीजन करेंगे। सो सपोज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू इंटरेक्ट, सो स्टूडेंट का एक मॉड्यूल हो गया। लॉगिन Okay. अब ये मॉड्यूल नहीं होगा, दैट्स गोइंग टू बी अ फंक्शन और अ प्रोसेस। Okay. ठीक है। सो अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो प्रोफेसर्स भी लॉगिन या साइन अप करेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी करेगा, प्रिंसिपल भी करेंगे। सो हम लोग के कितने सारे डुप्लीकेट मॉड्यूल्स हो जाएंगे। वो मॉड्यूल नहीं है, दैट्स अ फंक्शन ऑफ योर वन मॉड्यूल। सो इसके लिए आपको ये देखना है कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर की बात, जैसे अगर हॉस्पिटल के लिए अगर मैं बना रहा हूँ, तो हॉस्पिटल में कौन से टाइप के यूजर्स रहेंगे जो वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सपोज नर्स है, वार्ड बॉय है, सीनियर डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, देन जो मेडिकल स्टोर होगा वो, तो ये सारे हम लोग के अलग अलग मॉड्यूल्स रहेंगे उसके, बिकॉज इतने टाइप के यूजर्स उसके ऊपर इंटरेक्ट करने वाले हैं। और उसमें वापस सब डिविजन्स रहेंगे। सपोज सब डिविजन मतलब कोई अगर आयुर्वेदिक टाइप का मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप के डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर के अंदर सब मॉड्यूल रहेगा फॉर आयुर्वेदिक हो सकता है, दूसरा हम लोगों के होम्योपैथिक का हो सकता है, तीसरे हम लोगों के और कोई हो सकता है। सो ऐसे वे में डिविजन्स होंगे। देन अगेन इन डॉक्टर्स टाइप ऑल्सो वी कैन डिवाइड डॉक्टर्स। कोई आँख के डॉक्टर हो सकते हैं, बॉन के डॉक्टर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये वे में सब डिविजन सब मॉड्यूल्स वहाँ पे भी होंगे। ठीक है। ओके, बट सर इन जनरल कोई भी एप्लीकेशन में तो 3 ही मॉड्यूल होता है ना बेसिकली, कि कोई कस्टमर है, एक एडमिन हुआ जो पूरा मैनेज करेगा, और एक कोई प्रोवाइडर होगा, सर्विस प्रोवाइडर, या मतलब नहीं अगर नहीं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है उसके अंदर तो। नहीं, नॉट एट ऑल। ऐसा कैसे होगा। आपका अगर सॉफ्टवेयर या सिस्टम मॉड्यूल डिवीजन इज नॉट एट ऑल डिपेंड्स ऑन कि 3 ही मॉड्यूल रहेंगे। आपका सॉफ्टवेयर का साइज क्या है, उसके हिसाब से मॉड्यूल जो है वो डिफर करेंगे। सो अगर आप कितने फंक्शंस ट्राई कर रहे हो प्रोवाइड करने का, उसके हिसाब से वो चेंज होगा। ठीक है। ओके सर, या हाँ। सो दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर आप इन बिटवीन लेक्चर वी कैन ऑल्सो डिस्कस कि ओके आपके कोई प्रोजेक्ट्स है उसमें मॉड्यूल डिवीजन अगर आपको नहीं समझता है, सो वी कैन टॉक एंड वी कैन डिस्कस। सो बिकॉज अगर देखो कि आपने ओके नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एसपीएम हम लोगों ने सेम 5 में सीखा है, एसई हम लोगों ने सेम 4 में सीखा है। एसई के में बहुत सारे कंसेप्ट्स थे जो एसपीएम में रिपीट होते हैं, और वो दोनों के कंसेप्ट्स आपके एसक्यूएम में आ रहे हैं। तो अगर वो टाइम पे अगर आपने वो सब्जेक्ट्स को अगर डिटेल में समझा है विथ फ्यू एग्जांपल्स, तो आपका सेम 5 में आपने जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया है वो एटलीस्ट 60% करेक्ट बनना चाहिए।
अब अगर आपको SQL हम लोग पढ़ने के बाद में अगर आपको रियलाइज़ होता है, या फिर सेम 6 में जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट चालू करते हो उसके बाद अगर आपको रियलाइज़ होता है कि मॉड्यूल डिवीजन आपका रॉन्ग था, तो मॉड्यूल डिवीजन रॉन्ग का मतलब है कि आपका पूरा SPM में आपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो बनाया था वो पूरा रॉन्ग गया। मॉड्यूल डिवीजन रॉन्ग मतलब आपने जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स वहाँ पे एक्सपेक्ट करके डिज़ाइनिंग किया था वो डिज़ाइनिंग ही आपका रॉन्ग है। मेनली हम लोगों ने वहाँ पे डिज़ाइनिंग ही बनाया था, तो वो डिज़ाइन ही रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे उसके बेस के ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट भी रॉन्ग जाएगा, तो आपको डिज़ाइंस में भी चेंजेस करना पड़ेगा। सो आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस 100% होने वाला है। कोई भी प्रोजेक्ट आप कराएगा, अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हो तो उसमें चेंजेस होने ही होने हैं। और वो चेंजेस अभी आपको फाइनली जब हम लोग डेवलप करते हैं या यहाँ पे जब अगर हम लोग सीख रहे हैं उसके बेस के ऊपर वी कैन आइडेंटिफाई कि ओके दिस आर द चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू आवर करंट प्रोजेक्ट। ओके, सो इफ यू रिक्वायर्ड देन लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, और चैट में मैं अपना नंबर भी एंटर कर दूँ, सो यू गाइज कैन कॉन्टेक्ट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। एंड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ तक ही रखते हैं, आज मैं कोई नया टॉपिक नहीं सिखा रहा हूँ।